नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित सर पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जिसके बिना सभी के जीवन में अंधकार है। सभी के जीवन में क्या है? अंधकार। तो आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर प्रकाश, जिसके बिना सभी के लाइफ में क्या है? अंधकार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही रहेगा कि प्रकाश होता क्या है? क्या होता है प्रकाश? तो बेसिकली प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुओं को देख पाते हैं तो कैसे दिखाई देता है हमें वस्तु? मान लो ये क्या है? कोई वस्तु है। ये क्या है? कोई वस्तु। आप खड़े हो एकदम मस्त माहौल बना के। अब प्रकाश यहाँ क्या है? सूर्य है हमारा। प्रकाश आया, यहाँ से टकरा के हमारी कहाँ टकराएगा? आंखों पे टकराएगा, जिससे हमें वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं प्रकाश से स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या क्या है? प्रकाश के स्रोत इन द सेंस जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। प्रकाश हमें कहां कहां से प्राप्त होता है? देखो, प्रकाश हमें बल्ब से प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है, चंद्रमा से प्राप्त होता है, अन्य कई जगहों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो प्रकाश के स्रोत जहां से हमें प्रकाश प्राप्त हो वही हमारा क्या होता है? प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा क्या? दीप्त प्रकाश स्रोत, और एक क्या होता है? आदित्य प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? वे स्रोत देखो, वे स्रोत जो स्वयं का प्रकाश रखते हैं। जो स्वयं का प्रकाश रखते हैं यानी कि जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो वही कहलाता है हमारा दीप्त स्रोत, यानी कि ल्यूमिनियस लाइट सोर्स। जैसे हमारा हो गया सूर्य, तारे हो गए, बल्ब हो गया इत्यादि। ये सब हमारे क्या हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, तारे हो गए, विद्युत बल्ब इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि आदित्य स्रोत क्या होते हैं। आदित्य स्रोत क्या होते हैं? ऐसे जो जिसके पास स्वयं का प्रकाश ना हो, स्वयं का प्रकाश ना हो, लेकिन वो दूसरे के प्रकाश से क्या करें? चमके। स्वयं के प्रकाश ना हो बल्कि दूसरों के प्रकाश से चमके, वही क्या कहलाते हैं? हमारे आदित्य प्रकाश स्रोत, यानी कि नॉन लेमिनियस लाइट सोर्सेस। जैसे क्या हो गया? इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? हमारा चंद्रमा। चंद्रमा के पास क्या? चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश होता है? नहीं होता, लेकिन वो चमकता कैसे? सूर्य के प्रकाश से। कैसे? मान लो ये हमारा क्या है? अर्थ है। यहाँ पे क्या है? चंद्रमा। और यहाँ पे क्या है? हमारा सूर्य है। अब सूर्य से डायरेक्ट चंद्रमा पे लाइट पड़ेगी, और लाइट से कहाँ पड़ेगी? हमारे अर्थ पे। इधर क्या होता है? हमारा डे होगा, और इधर क्या होगा? हमारा नाइट होगा। तो यहां से जब चंद्रमा पे प्रकाश पड़ेगा तो हम इस नाइट वाले इलाके में, तो चंद्रमा हमें कैसा दिखाई देता? चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी कि प्रकाश जो है चंद्रमा से आता हुआ दिखाई देता है, और हमें लगता है कि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश ना होके ये चमकता है किससे? सूर्य के प्रकाश से। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलो, हमने प्रकाश तो पढ़ लिया, प्रकाश क्या है। अब थोड़ा सा प्रकाश के गुण के बारे में जान लेते हैं। जैसे प्रकाश के गुण, जैसे हमने कोई हमारा दोस्त प्रकाश है। अब प्रकाश है तो उसके बारे में जान लिया कि प्रकाश क्या है, कौन है, कैसे है। तो अब उसके थोड़ा गुण के बारे में जान लेते हैं। गुण के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले, प्रकाश तो हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये वस्तुओं को देखने में क्या करता है? हेल्प करता है। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन वस्तुओं को देखने में क्या करता है? हेल्प करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इसका मतलब ये हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगा, ना कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ नहीं जाएगा। हमेशा कहाँ चलेगा? सीधी रेखा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। फिर उसके बाद प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम इन द सेंस, माध्यम क्या होता है? क्या होता है माध्यम? देखो, माध्यम जैसे हम चल रहे हैं तो हमें रोड पे चलना होगा, ऐसा तो नहीं हम हवा में चलेंगे। लेकिन जो प्रकाश है वो कांच में, पानी में, हवा में, यहां तक कि जब कुछ ना हो तो निर्वात में भी प्रकाश क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है, गमन कर सकता है। इस वजह से प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? निर्वात में होती है। चलो अगला देखते हैं। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। मतलब अलग अलग माध्यमों में, माध्यमों का मतलब होता है कि जैसे हो गया हमारा पानी, हो गया हमारा क्या हो गया? कांच का टुकड़ा हो गया, कैसा? पारदर्शी हो गया, पारदर्शी कांच का टुकड़ा। और कैसे हो गया? हवा। तो ये सब क्या है? माध्यम है। तो माध्यम में अलग अलग माध्यम, जैसे हवा में कुछ अलग और पानी में कुछ अलग। तो अलग अलग माध्यमों में जो प्रकाश की चाल है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। देखो,
और सबसे ज्यादा कहाँ होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, सबसे ज्यादा कहाँ होती है, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, वैक्यूम में। अब अगला देखते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों, जैसे पारदर्शी जो ट्रांसपेरेंट माध्यम होते हैं उससे क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। और ट्रांसपेरेंट जैसे कांच का टुकड़ा हो गया, हमारा वायु हो गया, ये आदि से क्या होता है, गुजर जाता है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम, अब अपारदर्शी माध्यम जैसे कोई हो गया दीवार, जिसके आर पार प्रकाश ना जा सके वो हमारा क्या कहलाएगा, अपारदर्शी माध्यम। और जिसके आर पार प्रकाश जा सके वो हमारा क्या कहलाएगा, पारदर्शी माध्यम। ठीक, चलो देखते हैं आगे। आगे है, देखो प्रकाश के गुण में कुछ चीजें और हैं, जैसे कि प्रकाश अगर किसी चमकदार सतह पे टकराता है ना, तो वो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे देखो, आप लोग बचपन में एक शीशा ले लेते थे भाई, शीशा लेके जिसमें आईना चेहरा देखते थे, वो क्या करते थे, यहाँ खड़े होकर के, वहां कोई आपके घर का कोई फैमिली मेंबर बैठा हुआ, यहां से उसके मुंह पे चमकाते थे। ऐसा आप क्यों कर पाते थे, क्योंकि जो प्रकाश का गुण है वो किसी चमकदार पृष्ठ से टकरा के परावर्तित हो जाता था। मतलब आप क्या बेसिकली छोटे थे तभी आप लोग साइंस का यूज करने लग गए थे। आप साइंस का यूज करके प्रकाश को क्या कर देते थे, रिफ्लेक्ट कर देते थे, परावर्तित कर देते थे। अब देखो, प्रकाश किसी चमकदार सतह से क्या टकरा के परावर्तित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। मान लो क्या है, यहाँ क्या है, द्रव है, और यहाँ क्या है, कोई वायु है हमारा। अब प्रकाश यहाँ से आया और पानी में जैसे ही क्या करेगा, अंदर घुसेगा, ये क्या हो जाएगा, सीधे ना जाकर के बैंड हो जाएगा। हाँ, सीधे ना जाकर के क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, अपनी जगह से, मतलब अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। ये भी एक क्या है, प्रकाश का गुण। और प्रकाश की जो विजिबल तरंगदैर्घ्य यानी कि दृश्य तरंगदैर्घ्य है वो होती है 4000 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर उसके बाद जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन जो नहीं बदलता है वो क्या है, प्रकाश की आवृत्ति। यहां से बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या परिवर्तित नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, क्या परिवर्तित नहीं होता है, आवृत्ति। प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज। देखो प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज क्या होता है। देखो प्रकाश किरण, मान लो ढेर सारी प्रकाश किरणें ऐसे, हमने टॉर्च जला दिया, यहां से ऐसे क्या किया, टॉर्च जला दिया। अब टॉर्च जलाया तो ढेर सारी प्रकाश किरणें निकल रही हैं, तो हम किसी एक किरण को पकड़ेंगे तो उसे हम कह देंगे प्रकाश किरण। ये हमारा क्या हो जाएगी, एक प्रकाश किरण हो जाएगी। अब इसके बाद प्रकाश पुंज क्या होता है, देखो प्रकाश किरणों का जो समूह होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाश किरण पुंज। अब ये जो प्रकाश किरण पुंज होते हैं ना, ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ये जो बीम ऑफ लाइट होती है ये हमारी 2 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, अभिसारी, एक क्या होता है, अपसारी। चलो अभिसारी और अपसारी जानते हैं। देखो सबसे पहले अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी क्या होता है, देखो अभिसारी का मतलब होता है कि किसी एक बिंदु पे क्या हो जाना, केंद्रित हो जाना। अभिसरित हो जाना यानी कि केंद्रित हो जाना ही हमारा क्या कहलाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे मान लो कि एक कोई बिंदु है, यहाँ से कोई टॉर्च जलाया, यहाँ से कोई टॉर्च जलाया, यहाँ से सब लोग, सभी प्रकाश किरणें, एक प्रकाश किरण ये, एक प्रकाश किरण ये, प्रकाश किरण ये, सभी प्रकाश किरणें कहाँ आके मिल रही हैं, किसी एक बिंदु पे मिल रही हैं, तो यही होगा हमारा क्या, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, ये हमारा क्या है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक, जब प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं से आके किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो ये हमारा क्या होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। अब अपसारी क्या होता है, ठीक इसी का उल्टा। अब ठीक इसी का उल्टा, चलो पिछला देख लेते हैं क्या है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणें के समूह को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आगे देख लेते हैं अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। देखो जब प्रकाश किसी समस्त किरणें बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे कार की हेडलाइट से निकलने वाला किरण पुंज। जैसे देखो ये मान लो क्या है, कार का हेडलाइट, ये क्या है, कार का हेडलाइट। अब यहाँ से चारों दिशाओं में देखो, चारों दिशाओं में नहीं, जो अलग अलग दिशाओं में प्रकाश किरणें क्या है, देखो किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है ना। देखो 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 देखो, यहाँ से किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है ना, यही है क्या, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, यानी कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। अभी जब हम प्रकाश की गुण पढ़ रहे थे ना,
तो हमने उसमें छोटा सा एग्जाम्पल देखा था किसका, प्रकाश के परावर्तन। और हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे हाई स्कूल के लिए, यूपी बोर्ड हाई स्कूल के लिए, वो हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से काफी सारी हेल्प मिलेगी आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये होता क्या है? तो जब प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, जब प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराकर, समतल सतह या यूं कहें चिकनी या कि चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या पारदर्शी सतह से टकराकर वापस अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। चलो अब कुछ पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है और अभिलंब क्या होता है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण अच्छे से इसको जानेंगे। फिर परावर्तन के नियम, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में कौन सी चीजें कैसे कहाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। मान लो ये क्या है, हमारी एक चमकदार क्या है, सतह है, तो इसी को हम कह देते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। राइटिंग हमारी इतनी खास नहीं है, बस थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। चलो, अब यहां से एक प्रकाश की किरण आई, देखो ध्यान से, ऐसे आई, यहां से टकराने के बाद वापस अगर इसी माध्यम में लौट, देखो वापस इसी माध्यम में लौट गई, तो जो किरण आ रही है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। देखो, जो आ रही है वो आपतित, जो चला जाएगी वो परावर्तित किरण, जो टकरा के वापस उसी माध्यम में चली गई वो हमारी क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। काफी पतला लिख रहा है ना, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इसको। ठीक, अब यहां बीच में क्या होगा हमारा, अभिलंब। देखो, जो पृष्ठ तल के क्या है, लंबवत एक रेखा खींची जाती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, अभिलंब। इसको n से दर्शाते हैं, n का मतलब होता है नॉर्मल, और आपतित किरण को कहते हैं इंसिडेंस रे, और इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक क्या बनता है, एंगल, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी कि आपतन कोण कहते हैं। ये हमारा क्या होगा, आपतन कोण। अब इसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनेगा, जिसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमारा क्या होगा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब ये परावर्तन, आपतन कोण तथा परावर्तन, अब जहां पे ये सब मिलेंगे उसे हम क्या बोल देंगे, आपतन बिंदु। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जहां पे मिलेंगी वहां हम कहेंगे आपतन बिंदु। ये होगा हमारा आपतन बिंदु। तो देखो, जो किरण आई आपतित किरण, जो परावर्तन के पश्चात वापस लौट गई परावर्तित किरण, तथा बीच में जो तल के लंबवत एक रेखा खींची गई वो क्या हो गया, जो इन रेखाओं को बराबर भागों में बांट रही है वो हमारी क्या होगी, अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है वो होता है हमारा आपतन कोण, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है वो होगा हमारा परावर्तन कोण। आपतन कोण से I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। अब इसी के बारे में थोड़ा आगे देखेंगे। जैसे परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वही हमारा क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ। फिर आपतित किरण यानी कि इंसिडेंस रे, वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर आपतित किरण कहलाती है। देखो, आकर टकराती है, देखो आकर जो टकराती है, जो आती है वो हमारा क्या कहलाएगी, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंस रे, और जो परावर्तित से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी वो हमारा क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण कहलाती है। फिर उसके बाद आपतन बिंदु। देखो, आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, देखो आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वही हमारा क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। फिर अभिलंब यानी नॉर्मल, आपतन बिंदु
से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं हम? देखो, लंबवत यानी कि 90 डिग्री सीधा एकदम जो रेखा हो गया वही हमारी क्या कहलाएगी? नॉर्मल यानी कि अभिलंब कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये तो हमने देख ही लिया कि अभिलंब, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वही हमारा क्या कहलाता है? आपतन कोण। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा हमारा? यानी परावर्तन कोण की परावर्तित किरण और तथा अभिलंब के बीच बना कोण जो कहलाता है वो हमारा होता है क्या? परावर्तन कोण। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। अब देखो परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के भी नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। बेसिकली एकदम आसानी से हम लोग इसको खत्म करेंगे। चलो देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। थोड़ा सा पीछे आ जाओ, देखते हैं। देखो, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। हमारा पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या है हमारा? दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों अभिलंब के साथ बराबर कोण बनाती हैं। यानी एंगल आई जो होगा वही एंगल आर के बराबर होगा। मतलब कि कहें कि अगर ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है तो जो आपतित किरण होंगी और परावर्तित किरण के बीच और अभिलंब, देखो आपतित और अभिलंब के बीच जो कोण आई बनेगा वो सदैव अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एंगल आर के क्या होगा? सदैव बराबर होगा। हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ पे एक प्रकाश किरण आके टकराई, अगर एंगल आर का मान 60 डिग्री है तो एंगल आई का मान क्या होगा? व्हाट इज द एंगल ऑफ आई? क्या होगा? बेसिकली दोनों जब बराबर होते हैं तो अगर ये 60 है तो आई भी कितना हमारा होगा? 60 डिग्री होगा। अगर ये हमारा कितना है? 60 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा? 60 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर। तो देखो परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। एक होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों अभिलंब के साथ क्या बनाती हैं? बराबर कोण बनाती हैं। यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। परावर्तन के प्रकार, अच्छा परावर्तन के प्रकार भी होते हैं? हाँ होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार, सिंपल सा 2। एक क्या होता है? नियमित होता है। एक होता है क्या? अनियमित, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या होता है नियमित? देखो जब समतल सतह से क्या होगा? परावर्तन होगा। भाई समतल सतह से देखो ऐसे है, समतल सतह, सबके बीच एंगल देखो, सबके बीच एंगल क्या हो रहा है? सेम बन रहा है, बराबर बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नियमित परावर्तन। लेकिन अगर यही कहीं क्या हो जाए हमारा, देखो नियमित क्या होगा? जब समतल पृष्ठ क्या हो जाए? समतल हो जाए और सब प्रकाश किरणों के बीच क्या हो जाए? बराबर एंगल बने, वही हमारा क्या होगा? नियमित। और अनियमित क्या होगा? देखो अनियमित क्या होगा? अनियमित परावर्तन है, खुरदुरी सतह से अगर होगा तो ये हो जाएगा हमारा अनियमित। जैसे ये क्या है हमारा? एक मिनट, ये तो हमारा समतल बन गया ना। चलो नियमित बनाते हैं। ये हमारी क्या होगी? एक खुरदुरी सतह होगी जिसके नीचे क्या है? ये थोड़ा सा चमकदार पृष्ठ है जिसके नीचे कलई हुई है। अब यहाँ से प्रकाश आया कुछ इस तरह, कुछ इधर आया, कुछ इधर, कुछ यहाँ, कुछ। अब देखो क्या सबके बीच एंगल बराबर बन रहा है क्या? नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनियमित परावर्तन। बस सिंपल सा है, आसान भाषा में सीखो। क्या है? देखो अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन होता है जब समतल सतह से परावर्तन हो, और अनियमित जब सतह क्या हो जाए? खुरदुरी हो जाए, अनियमित परावर्तन हो जाएगा। अब आते हैं, एक मिनट कुछ छूट रहा है क्या? नहीं। अब आते हैं हम प्रतिबिंब पर, यानी कि इमेज। क्या होता है इमेज? हाँ, तो अब जानते हैं क्या होता है प्रतिबिंब यानी कि इमेज। इमेज क्या होता है? क्या होता है इमेज? अरे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे आप लोग? क्या होता है इमेज? अरे सीधा सा आप आईने के सामने खड़े हो जाओ, जो आईने में दिखेगा वही आपका क्या है? इमेज। ये तो हो गया आम जिंदगी। अब देखते हैं कि साइंस की भाषा में कैसे हम कहें। चलो, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की रे, देखो सीधा सा मतलब
जब प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यहाँ पे, जहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रकाश किरणें काटते हैं, यहाँ पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। देखो सीधा सा, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं, काटते हुए प्रतीत होती हैं, तो वहां प्रथम बिंदु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। चलो देखो वही चीज लिखा हुआ है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रथम प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक क्या होता है हमारा? एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। अब इनमें क्या डिफरेंस है, वास्तविक और आभासी? तो देखो जैसे कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है वास्तविक। वास्तविक क्या होता है? जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में एक दूसरे को काटें या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में एक दूसरे को क्या करें? काटती हैं, तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है हमारा? वहां बनता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है? रियल इमेज बनता है। अब रियल इमेज की खासियत क्या है? क्या खासियत है? देखो इसकी मुख्य विशेषताएं, यानी किरणों की मुख्य वास्तव में मिलती हैं, तो सबसे पहले स्क्रीन पे पकड़ी जा सकती है, भाई इसका फोटो लिया सकता है, पर्दे पे उतारा जा सकता है। फिर इन्वर्टेड, यानी कि ये क्या होती हैं? उल्टी होती हैं, भाई सीधी नहीं बनेंगी, ये हमेशा उल्टी बनेंगी, बिल्कुल आपके दोस्त की तरह हमेशा उल्टा काम करता रहे, तो ये भी हमेशा क्या करते हैं? उल्टी ही बनेगी। फिर प्रायः अवतल दर्पण बनती हैं। देखो ये जो होती है ना, अगर दर्पण की बात करें, लेंस की बात अभी ना करें, तो दर्पण की बात करें तो ये हमेशा किससे बनेंगी? अवतल दर्पण से बनेंगी। भाई अवतल दर्पण क्या होता है अभी देखते हैं, इसके बाद अभी इमेज के बारे में जान लें थोड़ा सा। फिर उसके बाद आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेज। ये क्या होता है आभासी प्रतिबिंब? देखो हमने कहा जब प्रकाश किरणें वास्तव में ना मिलके ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में ना मिलके मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पे इस वस्तु का क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये होती है कि ये साधारण दर्पण में, देखो साधारण दर्पण में जो हमारा बनता है, जो कि समतल दर्पण से सुबह शो के बढ़िया से एकदम तैयार होके मुंह धो के जाके चेहरा देखते हैं ना, वो उसमें जो हमारा क्या बनता है, जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या बनता है? आभासी बनता है। तो आभासी जो इमेज बनता है वो हमेशा हमारा क्या बनता है? सीधा बनता है। और पानी में दिखने वाली छवि हो गई, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। लेकिन इसके जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है कि इनको स्क्रीन पर नहीं पकड़ा जा सकता, यानी कि पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता। इन द रेयर केस हम लोग उतार भी सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको उतारा नहीं जा सकता, डिफरेंस बताने के लिए। और ये हमेशा क्या बनते हैं? सीधी बनते हैं। और देखो दर्पण हमारा यहाँ पे है ना, और प्रतिबिंब हमारा कहाँ है? पीछे, यानी ये दर्पण के कहाँ बनते हैं? पीछे बनते हैं। चलो थोड़ा और आगे। अब आता है हमारा दर्पण। दर्पण क्या होता है? तो देखो भाई जो सुबह उठे नहाए धोए जिसमें चेहरा देखे वही हमारा क्या है? दर्पण। चलो अब साइंस की भाषा में देख, दर्पण देखो कोई भी कांच का हुआ चमकदार सतह जिसके पीछे कलई कर दिया जाए और जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरणें क्या हो? परावर्तित हो, और जिसमें आप अपना एकदम सुंदर सा चेहरा देख पाओ, वही क्या होता है? हमारा दर्पण। चलो देखते हैं परिभाषा। दर्पण वह चिकनी चमकदार सतह होती है जो उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करके वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। चलो सामान्यतः दर्पण कांच की प्लेट के पीछे चांदी एल्युमिनियम की परत चढ़ाकर बनाए जाते हैं। मतलब ये क्या है? एक कांच का टुकड़ा है, इसके पीछे क्या कर दिया जाता है? कलई कर दिया जाता है। कलई किसका होता है? चांदी या एल्युमिनियम के ऑक्साइड का होता है। लेप लगा देंगे तो हमारा मिरर क्या हो जाएगा? तैयार। और सुबह उठिए इसी से कहते उसमें चेहरा देखना शुरू। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दर्पण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं दर्पण? देखो दर्पण बेसिकली हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है हमारा समतल दर्पण, एक होता है हमारा क्या? गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण एक सीधा यानी समतल कांच का क्या होता है? टुकड़ा होता है, वही हमारा क्या होता है? समतल दर्पण होता है। जो सीधा कांच का टुकड़ा होता है वही हमारा क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। अब जैसे देखो इसकी सतह सीधी और सपाट होती है। यह सामान्य दर्पण होता है जो घरों में उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण, प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है और वस्तु के आकार का होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? घरों में, घरों के शीशों में, सैलून, ड्रेसिंग मिरर, यहाँ तक कि जब आप मॉल में जाते हो और वहाँ पे चेंजिंग रूम में जाते हो ना, तो बढ़िया से ऐसे पहन के ऐसे बढ़िया ऐसे करके एकदम
तो रेडी होते हो वहां पे कौन सा मिरर लगा होता है हमारा, कि प्लेन मिरर लगा होता है, समतल मिरर लगा होता है। चलो आगे थोड़ा बोलो। देखो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसा है, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जहां से हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन सीधा मिल जाता है। सीधा हमें क्या मिल जाता है, क्वेश्चन मिल जाता है डायरेक्टली। जैसे कि पूछ लेगा कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, तो आप क्या बताओगे, भाई आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है, और पार्श्व परिवर्तन, सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है पार्श्व परिवर्तन। अब ये जो पार्श्व परिवर्तन होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है ना कि आप जब आईने के सामने खड़े होते हो, देखो आप लोग राइट हैंड उठाते हो ना, लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि कोई लेफ्ट हैंड उठाया है, और जब आप लेफ्ट हैंड उठाते हो तो वो राइट हैंड उठाता हुआ नजर आता है, क्योंकि भाई हम उसकी तरफ चेहरा करके खड़े हैं, वो हमारी तरफ खड़ा होगा तो जो हमारा राइट हैंड होगा उसका इस साइड का राइट हैंड होगा। लेकिन जब हम राइट हैंड उठाते हैं तो अपना कैसा उठाता है, लेफ्ट हैंड उठाता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, पार्श्व परिवर्तन, यानी कि लेटरल इन्वर्जन। अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब हम अपना दायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब अपना बायां हाथ उठाता है, इस परावर्तन को या इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, इस परिवर्तन को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। चलो अब इसके उदाहरण क्या हमारे, जैसे दाहिना हाथ उठाने पर प्रतिबिंब क्या होता है, दाहिना हाथ उठाने पर प्रतिबिंब में बायां हाथ उठता हुआ दिखेगा। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, मतलब कि वस्तु और प्रतिबिंब की, जैसे अगर हम 1 फीट दूर खड़े हैं समतल दर्पण से, तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा ना वो भी दर्पण से 1 फीट दूर होगा, इधर उधर नहीं होगा। चलो देखते हैं। देखो आभासी होता है, सबसे पहले क्या होता है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि किरणें वास्तव में वहां नहीं मिलती हैं। दूसरा क्या है, सीधा, भाई आभासी है तो सीधा बनेगा। और वस्तु के आकार, मतलब जितने बड़े आप हो, अगर आप कितने हो, 6 फीट के हो, 6 फीट के हो तो प्रतिबिंब में भी आपका कैसा बनेगा, 6 फीट का बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद दर्पण के पीछे बनता है, भाई देखो यहाँ आप खड़े हो, अब यहाँ खड़े हो तो ऐसा लगता है ना कि यहाँ बेचारा खड़ा हुआ है, कोई जितनी दूरी पे आप हो उतना दूरी पे वो खड़ा होता है, तो ऐसा लगता है कि दर्पण के पीछे बन रहा है। तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और पार्श्व परिवर्तन आप लोग ने जान लिया। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, कुछ और चीजें हैं इसमें, जैसे कि समतल दर्पण में आधा दर्पण की विशेषता। देखो जैसे अगर यानी यदि दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी भी हो तब भी पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। यहां से काफी बार क्वेश्चन बने हैं यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस में। देखो कई बार एग्जाम में, यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं कि अगर आप 6 फीट के हैं तो आपको समतल दर्पण कितने फीट का होना चाहिए कि आप उसमें अपना क्या पूरा का पूरा प्रतिबिंब देख लो। कितने फीट का होना चाहिए, मिनिमम 3 फीट का होना चाहिए, यानी कि इसका क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। यदि व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है 160 सेंटीमीटर हो तो पूरा शरीर देखने के लिए उसको 160 में किससे भाग करना पड़ेगा, 2 से। और कितना सेंटीमीटर का दर्पण पर्याप्त होगा उसके लिए दर्पण पर्याप्त होगा आपका मिनिमम, यानी कि न्यूनतम कितना होगा, 80 सेंटीमीटर ही पर्याप्त हो जाएगा। और यह दूरी पर निर्भर नहीं करता है, व्यक्ति पास हो या दूर नियम वही रहेगा। गद्दी पे हम हो चाहे मुन्ना, नियम सेम रहेगा। हाँ चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। हाँ गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण। चलो अब तक हम लोगों ने समतल दर्पण पढ़ा, अब देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। एक कांच का क्या होता है, गोला होता है, और कैसा होता है, खोखला होता है, बिल्कुल आपके दोस्त के पॉकेट की तरह। वो भी हमेशा जैसे कुछ मांग लो कहता है भाई कुछ नहीं है, अंदर से खोखला हूँ, पैसे नहीं है। तो उसी तरह से क्या होता है, एक कांच का खोखला होता है जिसके अंदर से हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, और बाहर क्या होता है, हम अपना सुंदर सा चेहरा देखने लगते हैं, और यहाँ पे क्या बनने लगता है, प्रतिबिंब बनने लगता है। तो बेसिकली गोलीय दर्पण वे होते हैं जो कांच का एक खोखला होता है, गोला होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कलई। देखो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोले का भाग हो उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। मतलब एक गोला होगा उसके अंदर कलई कर देंगे, उसके ऊपर से हमारा फेस दिखने लगेगा, यानी कि परावर्तन होने लगेगा प्रकाश का, वही हमारा क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब ये जो गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं हमारे, एक क्या होता है, अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो देखो दर्पण में जो सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों है, क्योंकि भाई इसमें क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, लगभग 6 स्थितियां होती हैं, और उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 स्थितियां होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअल में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, अवतल दर्पण से।
क्योंकि इसकी विशेष स्थितियां कितनी होती हैं, 6 होती हैं। प्रतिबिंब बनने की स्थितियां जो होती हैं 6 होती हैं। फिलहाल ये सब जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये जो दर्पण है वो कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को हम अवतल दर्पण कहते हैं और कन्वेक्स मिरर को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। चलो अब अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, जान लेते हैं। मान लो आपके पास क्या है, एक गोला है, इसको आपने अंदर से क्या कर दिया, कलई कर दिया, ऐसे कलई कर दिया। अब आप थे एकदम बढ़िया, आरी लेके आए, इसको दो भागों में क्या कर दिया, काट दिया आपने। अब दो भागों में जब आप इसको काटेंगे तो कुछ इस तरह से नजर आने लग जाएगा, कुछ इस तरह से। भाई ये कलई किया हुआ है अंदर से, अब ये कुछ इस तरह से। अब प्रकाश का परिवर्तन कहाँ होगा, इस वाली साइड से होगा, होगा क्या? हाँ। तो जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो तो वो वाला दर्पण हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। कैसा दर्पण कहलाएगा हमारा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, देखो अगर यही कांच का गोला हो और हम बाहर से इस पे क्या कर दें, कलई कर दें, देखो ध्यान से, बाहर से क्या कर दें, इस पे कलई कर दें। अब इसको बीच से ऐसे क्या कर दें, काट दें। अब बीच से काट दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीच से ऐसे काट के निकाल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब देखो प्रकाश का परावर्तन कौन से वाले भाग में होगा, ये जो दबा वाला भाग है यहाँ से होगा, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन कहाँ होगा, इस दबे वाले भाग से होने लग जाएगा, होने लग जाएगा। तो जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से हो तो वहां हमारा कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है तो वहां कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। यहाँ देखो बीच में दबा हुआ है ना, देखो दबा हुआ, इस पकड़ के एकदम टेढ़ा कर दिया, दबा हुआ है, तो यहाँ से हो रहा है प्रकाश का परावर्तन, ये होता है हमारा अवतल दर्पण। अब देखो अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी जो परावर्तक सतह होती है वो अंदर की तरफ क्या हुई होती है, मुड़ी होती है। देखो अंदर की तरफ क्या है, मुड़ी हुई है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा और जान लेंगे। आभासी दोनों बना सकता है, देखो यह जो है प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी दोनों प्रकार का बना सकता है, बड़ा या छोटा भी बना सकता है, समान आकार का भी बना सकता है, तो पास रखने पर सीधा भी बना सकता है, मतलब उल्टा और सीधा दोनों बना सकता है। मतलब ये क्या है, अवतल दर्पण क्या है, एक ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर का मतलब समझ रहे हो, कैसा भी प्रतिबिंब चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, सीधा अवतल दर्पण, भाई हमें सीधा चाहिए कोई बात नहीं बना देंगे, उल्टा प्रतिबिंब चाहिए बना देंगे, अगर हमें क्या चाहिए भाई, हमें वस्तु के आकार का चाहिए बना देंगे, वस्तु से छोटा तब भी बना देगा, वस्तु से बड़ा तब भी बना देगा। मतलब कि ये जो हमारा अवतल दर्पण है ये कैसा है, एक प्रकार का ऑलराउंडर मिरर है। ये हर प्रकार के प्रतिबिंब बनाने में क्या है, सक्षम है, चाहे वो वास्तविक हो, चाहे आभासी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, वस्तु के आकार का हो, जैसा भी हो, ये हर प्रकार के क्या बना देता है, प्रतिबिंब बना देता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, शेविंग मिरर में करते हैं भाई, जब शेविंग करते हैं इसे देखिए एकदम इसी से तो एकदम ऐसे घुसिया जाते हैं ना उसी में, तो वहां पे तो शेविंग मिरर में करते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर द्वारा कान और गले में देखने के लिए आप लोग गए होंगे डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट आपकी आंख नहीं सॉरी दांत देखने के लिए वो क्या करेगा, एक ऐसे कुछ उसके पास एक क्या होगा, दर्पण होगा, वो मुंह में डालेगा और ऐसे दांत देख लेगा ऊपर के साइड। तो ये जो होता है उसमें भी क्या लगा होता है हमारा, क्या लगा होता है, अवतल दर्पण। फिर उसके बाद सर्च लाइट यानी टॉर्च में और सौर कुकर में। सौर कुकर आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार से होता है और यहाँ पे क्या लगा होता है, एक दर्पण, और ये दर्पण कैसा लगा होता है, अवतल। यहाँ से सभी प्रकाश किरणें आके इस कुकर में पड़ने लगती हैं और यहाँ पे हम दाल और रख देते हैं बढ़िया, और क्या होने लगता है, दाल पकने लग जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा हमने बात किया कि ये एक प्रकार का कैसा लेंस है, यह एक प्रकार का क्या है, आभासी दर्पण है, सॉरी लेंस नहीं दर्पण। तो दर्पण जो है कैसा है, आभासी है, कैसे, अरे अभिसारी है, कैसे, देखो अभिसारी प्रकृति हमने क्या पढ़ा था, अभिसारी प्रकाश किरण पुंजे किसी एक बिंदु पे आके मिलती थी। तो अगर हमारे पास एक अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण क्या होता था कि दबे हुए भाग से क्या होता था, परावर्तन होता था। तो जब अवतल दर्पण होता है तो यहाँ से प्रकाश, सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पे होके जाती हैं, सॉरी सभी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से टकरा के वापस चली जाती हैं। मतलब ये सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। देखो यहाँ से आई प्रकाश किरण, यहाँ से प्रकाश किरण आई, यहाँ से प्रकाश किरण आई और यहाँ से प्रकाश किरण गई, सभी एक बिंदु पे क्या कर दे रहा है, केंद्रित कर रहे हैं। देखो दोबारा देखो, इससे बना नहीं, यहाँ से आया इस पे गया, यहाँ से गया इस पे गया, यहाँ से गया इस पे, फिर यहाँ से गया यहाँ। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे आया, फिर ये यहाँ से आया, फिर ये यहाँ से,
और ये यहाँ से सभी प्रकाश किरणों को कहाँ कर दे रहा है, एक ही जगह पे केंद्रित कर दे रहा है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं अभिसारी दर्पण भी क्या कहते हैं। चलो उत्तल दर्पण जान लेते हैं। देखो इसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है। देखो ये क्या होता है, इधर होता है, कलई इधर होता है, परावर्तक सतह क्या होती है, बाहर की ओर होती है। तो परावर्तक सतह क्या होता है, बाहर की ओर होता है, और इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये अभी हम देखते हैं। फिर क्योंकि यह प्रकाश किरण को क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब के गुण हमेशा एक आभासी, देखो अगर उत्तल दर्पण है ना तो ये हमेशा हमेशा क्या बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब ही बनाएगा। कैसा बनाएगा, आभासी ही बनाएगा। और आभासी रहेगा तो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। और आकार हमेशा कैसा होगा, छोटा। जो प्रतिबिंब बनाएगा अगर वो 6 फीट का है तो ये भैया 3 फीट का बना के फ्री हो जाएगा। क्या करना, 6 फीट से बड़ा नहीं बना, मतलब प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाएगा, छोटा बनाएगा। ठीक है, और हमेशा प्रतिबिंब ये कहाँ बनाएगा, दर्पण के पीछे, हमेशा दर्पण के पीछे बनाता हुआ। एक मिनट तो आकार छोटा होता है, दर्पण के पीछे बनता है, वह प्रतीत होता है। देखो प्रतीत होता है, दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब देखो दर्पण के, अब ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ी वस्तु से छोटा बनाता है, तो इस वजह से इसको ना क्या बोलते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में लगा। भाई प्रतिबिंब छोटा बना रहा है, तो जब छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो बड़ा सा बड़ा एरिया कवर कर लेगा। इस वजह से साइड मिरर में किसका यूज करते हैं हम, अवतल दर्पण का। वाहनों के साइड मिरर में सुरक्षा के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम, अवतल दर्पण, अरे सॉरी उत्तल दर्पण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब अच्छा एक चीज देखो, इसको अपसारी क्यों कहते हैं, यहां देख लेते हैं। यहाँ क्या कहता है, सभी प्रकाश किरणों को मोड़ दे रहा था, तो इसे हम अभिसारी बोल दे रहे थे। क्या बोल दे रहे थे, अभिसारी बोल दे रहे थे। लेकिन अरे ये क्या हो गया, आ जाओ। चलो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ले लें उत्तल दर्पण, तो ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे आएगी टकरा के यहाँ, ऐसे सीधे आई टकरा के यहाँ। अब देखो सभी प्रकाश किरणें डाइवर्स हो जा रही हैं क्या किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है ना कि इधर 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 सभी ओर क्या होती जा रही हैं, बिखरती जा रही हैं, यानी एक बिंदु से क्या होती जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। इस वजह से इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं।